पिछला टॉपिक अनुपात का था और अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो साझा के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं पार्टनरशिप के टॉपिक की बात करूँ ना, तो पार्टनरशिप में एक्चुअल में देखा जाए ना, तो इसमें जो भी बातें होगी ना, बिना अनुपात के यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं होगा। तो इसको आप एक अलग टॉपिक न मान करके इसको आप साझा का पार्ट नंबर 2 मान सकते हो। साझा का पार्ट नंबर 2 की तरह ही है एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, चलो आगे अपने क्वेश्चन में। क्या बोलता है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। भाई आप एक चीज़ सीधी सी याद रखो, जिस अनुपात में कोई इंसान पैसा लगाता है उसी अनुपात में उसको वापस रिटर्न मिलता है। यानी आप याद रखना कि जो निवेश करता है, पैसा लगाता है, निवेश करता है, निवेश के बराबर जो है ना वो लाभ होता है, ठीक है ना। यानी निवेश का जो अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है, लाभ का अनुपात होता है। निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात है वो एक जैसा होना चाहिए। अब देखो 3 लोग हैं जी, मान लो पहला आदमी ए हो, दूसरा बी हो, तीसरा सी हो। पहला आदमी अगर 600 रुपये लगा रहा है, दूसरा आदमी अगर 800 रुपये लगा रहा है और तीसरा आदमी अगर 1000 रुपये लगा रहा है, तो आप सीधा सा एक तरीका लगाएं कि पहले इसका अनुपात निकालें। टोटल अनुपात क्या आता है, जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा है छोड़ दो। पर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे। 2 का भाग चला जाएगा 3 बार और 2 का भाग चला जाएगा 4 बार और 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्होंने किस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया तो वो आप लोगों के सामने आ गया। जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना, उसी अनुपात के अंदर हम लोग इनके लाभ जो है उसका डिवाइडेशन करेंगे। और भाई साहब एक बात बता दूं मैं, अपन बना देंगे गणित की चिल गाड़ी, तो मस्त रहना बहुत बढ़िया तरीके से। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, चाहे पहली पारी हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, जो तुम्हारी मर्जी पारी हो, उस पारी में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो मज़ा आएगा कि सर मैथ्स एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए से बाहर नहीं है, सेम टू सेम आपको मिलने होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो मेरी बात सुनो, पहले इंसान 4x है, दूसरे का 5x, सॉरी पहले का 3x, फिर 4x और फिर 5x। 5 और 4 9 और 3 12। टोटल अनुपातों का योग 12x है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो लाभ है वो 480 है, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो 480 में 12 का भाग देंगे, 12 का भाग 48 में 4 बार, ये लो 0। x का मान 40 आ गया। जिसका जो डिवाइडेशन होता है वो कर दीजिए। ये होगा 3 गुणा 40, ये होगा 4 गुणा 40 और ये होगा 5 गुणा 40। जो 3 गुणा 4 120 हो गया, 4 गुणा 4 16 160 हो गया, 5 गुणा 4 20 200 हो गया। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका अलग अलग डिवाइडेशन होगा। मैं फिर आपको बता देता हूँ, जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में डिवाइडेशन होगा लाभ का। इतना सा आप लोगों को याद रखना है। तो इन लोगों ने जो पैसा लगाया वो 3 4 5 के रूप में लगाया और ये इनका लाभ हो गया। तो बताओ पहले व्यक्ति को लाभ कितना मिला, 120 रुपया। लाभ में पहले व्यक्ति का भाग जो है वो 120 रुपया है, ठीक है ना। आप लोग आंसर देते रहिएगा शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश करते रहना। लाइक और शेयर भी आप लोग करते रहना। और मैं चला भैया अगले क्वेश्चन में। देखो 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को लाभ कितना मिलेगा। आप आज की कक्षा के किसी भी प्रश्न को अगर डालते हैं, आज की कक्षा के आप किसी भी प्रश्न को अगर गूगल पे डालते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन सी परीक्षा में और कब आया था। बिना किसी परीक्षा में आया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन परीक्षा में आया है। तो ज़रा ध्यान से समझो ये क्या बोलता है। 2 साझेदार हैं, एक 9000 और एक 10,500 लगाता है। ये पहला साझेदार है, ये दूसरा साझेदार है। पहला जो साझेदार है वो 9000 रुपये लगाता है और दूसरा जो साझेदार है वो 10,500 रुपये लगाता है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। और मैं फिर कह देता हूँ, आप आगे CET का एग्ज़ाम भी दोगे। आप में से कई लोग 3rd ग्रेड लेवल 2 साइंस से भी होंगे, लेवल 1 से भी होंगे, रीट पात्रता परीक्षा साइंस मैथ वाले भी होंगे, लेवल 1 वाले भी होंगे। जो मर्जी तुम्हारी हो, गणित किसी भी परीक्षा का हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस हो, तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है।
दो जीरो से हमने दो जीरो काट दिए और दो जीरो से दो जीरो काटे, तो बेटा यहाँ ध्यान रखना 15 का भाग 6 बार चला जाता है और 15 का भाग यहाँ 7 बार चला जाता है। पहले के हिस्से में 6x आया, दूसरे के हिस्से में 7x आया। जब दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने से 13x आया और दोनों को जोड़ने से जो 13x आया ना, वो किसके बराबर हो गया? तो ये हो गया बेटा जी 6500 के बराबर, है ना। 13x का जो मान है वो कितना हो गया? 6500 हो गया। x का मान कितना हो गया? तो x का मान आप निकालोगे ना तो 6500 है, उसके बट्टा में 13 का भाग लगेगा। 13 का भाग 65 में 5 बार जाएगा और x का मान 500 आ जाएगा। और जब हमारे सामने x का मान 500 आ गया तो खुद ही सोच करके देखो कि दूसरे साझेदार को कितना मिलेगा। भाई x का मान तो 500 है ना, ये तो पहले का आ गया 6 गुणा 500, ये दूसरे का आ गया 7 गुणा 500, 7 गुणा 5 35, ये 3500 आ गया, 6 गुणा 5 30, ये 3000 आ गया। बस इतना ही तो काम आपको करना था। तो बताओ दूसरे साझेदार को कितना मिला? तो दूसरे साझेदार 3500 रुपया मिला। ये सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। और मैं अगले क्वेश्चन में चला, और अगले क्वेश्चन से पहले बता दो भाई, आप ध्यान से समझना, लक्ष्य की जितनी भी किताबें आती हैं ना, वो सब की सब अक्षांश प्रकाशन के नाम से आएगी, अक्षांश पब्लिकेशन के नाम से आएगी। और आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती आप ले लो, चाहे अब ये भर्ती भी ले लो भले आप 4th ग्रेड की भी, इसमें भी पुराने पेपर हैं, वहाँ से क्वेश्चन एचजीटी उठ करके आएंगे, है ना। तो पुराने पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर उठ करके आते हैं। अब पुराने पेपर के अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो नई वाली भर्ती में कोई नया बस्ता नहीं है। पुराने जो पेपर हैं, पुराने जो क्वेश्चन हैं, उनके लिए उनकी एक बहुत प्यारी सी बुक आप लोगों के सामने आ रही है। चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, या शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे आपका जनरल साइंस हो, चाहे गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी की सभी प्रकार की विषय की बुक हैं, वो आप लोगों के सामने आ रही हैं और बहुत अपडेट कंटेंट के साथ आ रही हैं। जैसे 4th ग्रेड का एग्जाम होगा तो 4th ग्रेड के क्वेश्चन भी जुड़ करके आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक साझा ही है, लेकिन जब भिन्न भिन्न पूंजी और भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करें। अभी तो क्या था, आदमी आया, पिया लगाया और आदमी आकर के पैसा लगा करके चला गया। अब ऐसा नहीं है, अब आदमी आएगा, पैसा भी लगाएगा, लेकिन अलग अलग समय के लिए अलग अलग पैसा लगाएगा। ज़रा ध्यान से सुनो तो, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, मगर बी को 1000 रुपये मिले तो कुल लाभ कितने का था? अरे सुनो मेरी बात, आपको बहुत बेसिक से पढ़ना होगा, बहुत आसान तरीके से आपको इसका हल करना होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है उनको भी यूज करते हुए चलना होगा। ये क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो तो। ए और बी है, ए ने और बी ने, इन दो लोगों ने ना व्यापार शुरू कर दिया। अब देखो, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। अगर बी 1 रुपया निवेश करता है तो ए 3 रुपया निवेश करता है। हमने क्या बोला, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। चलो हो गया, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना हो गया, ठीक है। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुना थी। निवेश की अवधि बी के निवेश की 2 गुना, अगर ये 1 साल के लिए निवेश करता है तो ये 2 साल के लिए निवेश करता है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना था। अब सुनो मेरी बात है, ये क्या कहता है, 3 गुना 2 6, 6:1। इनका जो लाभ होगा वो लाभ 6:1 में डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, इनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में डिवाइड होगा? 6:1 में। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले हों, बेटा बी को 4000 रुपये मिले हों। अब आप जरा ये भी ध्यान से सोचो कि बी का टोटल लाभ कितना है? 1x है। बी का टोटल लाभ कितना है? 1x है। और बात यह है कि 1x का मान अगर 4000 है तो 6x का मान कितना होगा? 6 और गुणा में 4000, 6 गुणा 4 24 हो गया, और ये हो गया बेटा 24000। और 24000 होने का मतलब है आप लोगों का, अच्छा सुनो 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 सुनो, कुल लाभ पूछा है तो बेटा कुल लाभ तो 24 और 4 दोनों जोड़ के होगा ना। कुल लाभ में तो 24000, 4000, 28000 होगा। ये तो केवल किसका लाभ है? ये तो केवल एक का लाभ है, पहले इंसान का लाभ है, पर टोटल लाभ तो दोनों को जोड़ने से होगा। 24 और 4 28000 आपका लाभ होगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 हो तो सी को अपने हिस्से में कितना मिलेगा? अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे सी की, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना। हम तो वापस वही तरीका लगाएंगे, ए बी और सी वाला, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इधर तो लिखा हमने ए, इधर लिखा बी, इधर लिखा सी। अब मेरी बात को समझना, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में इस बात को समझना कि यहाँ पर देखो, ए है वो 7 महीने के लिए 10 बैल चलाता है। ए 7 महीने के लिए कितने बैल चलाएगा? 10 बैल। ये लो 70। अब और बातें बाद में करेंगे, हम लोग पहले इसको डिटेल से समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। और बी है वो 5 महीने के लिए 12 बैल चलाता है।
बी 5 महीने के लिए 12 बैल चलाएगा, 12 गुना 5 60 हो जाएगा। और सी है वो सी उस पर 3 महीने के लिए 15 बैल चलाएगा, तो 3 महीने के लिए अगर 15 बैल चलाता है तो ये 4500 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जो कट रहा है ना उसको काट दो, जो कट रहा है काट दो बेटा। 5 से कटा 14, 5 70, 5 से कटा 12 और 5 से कटा 15 बार, ये लो। अब और तो कुछ कटेगा नहीं है ना। तो अब मेरी बात को, अगर चारागाह में किराया, चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो टोटल 175 रुपया किराया है ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये लो जी 41। ठीक है, कितना हो गया? 4100 हो गया। टोटल हो गया 41x, और 41x के बराबर हो गया 175। अकेले x के बराबर क्या होगा? 175 बट्टा 41। कहीं अपन गलती तो नहीं कर रहे हैं, है ना। देखो 175 हो गया टोटल, और ये कितना था? और 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1, 1 2 3 4, 41 हो गया, टोटल 75 हो गया। अब याद रखो 41 में किसी का भाग जाता नहीं है, तो 41। अब देखो ये x का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोला कि c का हिस्सा बताओ, तो c का हिस्सा कितना है? 15, तो गुणा में 15 कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है। देखो हो सकता है कि कोई ना कोई संख्या इधर उधर हो गई हो, या है ना, तो एक बार अपन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा, 5 का भाग, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है। देखो बिल्कुल आपके कमेंट्स भी सही थे, 5 का भाग 9 बार ही जाता है बेटा, 5 का भाग 9 बार जाता है ना। ये हुआ ना, तो 9 9 और 2 11, 11 से 12 13 14 15, 15 का 5 हाथ से लग गई 1 1 2 1 3, ये देखो 35x हो गया। 35x है टोटल, है ना। 35x का मान 175 है। x का मान निकालना है तो बेटा 175 है ना। हाँ, ये 175 हो गया। x का मान 175 और बट्टा में 35 आएगा। 35 का भाग इसमें 5 बार चला जाएगा। और अब क्या पूछा, बताओ c को कितना मिला? तो हम c का बता रहे हैं, c को 9x मिला है। c को कितना मिला? 9x मिला, और 9 का जगह 9 और x का मान 5, 9 गुना 5 45। बिल्कुल ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने मेरे प्यारे भाइयों मैंने देख लिया है, कोई बात नहीं है। आप ध्यान से रहिएगा, मस्त रहिएगा। ये जो यहाँ 9x आना चाहिए था, मैंने गलती से 15x लिख दिया था, और ये हुई ना बहुत अच्छी बात कि मेरे भाई लोग जो लाइव सेशन में जुड़े हुए थे, आपने कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे बताया कि सर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, पर आप तो मस्त रहिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलते रहें और अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? औसत में। इतनी देर जो चल रहा था ना वो अनुपात ही चल रहा था। आपका साझा का जो टॉपिक है ना वो भी अनुपात का ही था, कोई साझा अलग से होता नहीं है। ये औसत का हमारा टॉपिक है और बड़ा प्यारा सा हमारा टॉपिक होगा, बहुत शानदार सा टॉपिक होगा। अब देखना किस हिसाब से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले जो है ना औसत, सबसे पहले औसत के हम लोग करेंगे बेटा साधारण पर्सन। और औसत के जो साधारण पर्सन होते हैं ना वो देखो किस हिसाब से होते हैं, वो साधारण पर्सन के ऊपर आप ध्यान दें। वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को समझना। एक नाम आता है समांतर संख्या। बेटा नाम जो समांतर संख्या है ना इसको हम लोग बोलते हैं समान अंतर वाली संख्या। क्या बोलते हैं? समान अंतर वाली संख्या। समांतर संख्या का मतलब होता है समान अंतर वाली संख्या। समान अंतर वाली संख्या कौन सी होती है? जैसे आप लोग लिखते हो ना कभी कभी प्राकृत संख्या हो जाती है ना, इसके अलावा सम संख्या हो जाती है ना, और इसके अलावा विषम संख्या हो जाती है, और इसके अलावा गुणज हो जाते हैं, किसी भी संख्या की टेबल हो जाती है। ये सब की सब होती है ना वो समांतर संख्या होती है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हो बेटा? जो तुम लिखते हो ना 1 2 3 4 वाला, ये वाला होता है। सम संख्या जो लिखते हो ना 2 4 6 8 वाला, ये होता है। विषम संख्या जो लिखते हो ना वो 1 3 5 7 वाली होती है। गुणज का मतलब किसी भी संख्या की टेबल होती है। टेबल का मतलब होता है जैसे 3 की टेबल होगी, 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ऐसी जो संख्या होगी। ये जो समांतर संख्या होती है ना, इन समांतर संख्याओं का औसत निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बट्टा में 2 होता है। ये प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 होता है। और ये क्या ज्ञात करने का तरीका होता है? तो हम बोल रहे हैं कि बच्चा ये औसत ज्ञात करने का तरीका होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब आ जाओ आप इधर। जनरली हम जो औसत बोलते हैं ना वो बेटा याद रखना, जनरली हम औसत बोलते हैं बीच वाली संख्या को। कौन सी संख्या को बोलेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हम औसत बोलते हैं बीच वाली संख्या को। और वैसे अगर आप छोटी कक्षाओं के हिसाब से पढ़ो ना तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? तो छोटी कक्षाओं के हिसाब से औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग और बट्टा में राशियों की संख्या। राशियों का योग और बट्टा में क्या होता है? राशियों की संख्या होता है। ये हमारा एक औसत का फॉर्मूला होता है। जब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे ना तो तब हम बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारा पहला ही प्रश्न आता है। ये पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट की टीम ने औसत 23 रन बनाए। भाई आप एक चीज़ बताओ, 11 सदस्यों की टीम है, औसत 23 रन बनाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हर खिलाड़ी ने 23 रन बनाए। 11 सदस्यों की टीम है,
और हर खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए, हर खिलाड़ी ने 23-23 रन बनाए। जब हर खिलाड़ी 23-23 रन बनाएगा तो टोटल 253 रन बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। औसत का मतलब क्या होता है, वो सबका है। जैसे मान लो मैं कहूँ ये मेरी 4 अंगुलियां हैं, उनकी औसत लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब कोई छोटी है कोई बड़ी है उसे कतई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज इज एवरेज होता है। क्लियर है मेरी बात? तो सुनो, 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम की औसत 23 रन बनाए, तो 11 लोगों ने सबने 23-23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो, हे प्रभु क्या ही बताएं हम लोग आपको। पहला एक खिलाड़ी है, उसने कितने रन बना दिए, उसने 113 रन बना दिए। एक अगर अकेला खिलाड़ी है वो 113 रन बनाता है, तो पीछे वाले सब मिलकर के 140 बनाते हैं। क्योंकि देखो याद रखो, ये कितने लोगों का मामला है, 11 लोगों का, और ये कितने लोगों का मामला है, एक का, तो ये कितने लोगों का मामला है, 10 लोगों का मामला है। अब आप सोचो कि जो 10 लोग बच गए उन सब ने मिलाकर के एडी चोटी का जोर लगा करके 140 रन बनाए। अब आप खुद सोच करके देखो, अगर 10 खिलाड़ी 10 सदस्य, आप खुद सोच के देखो एक बार, अगर 10 सदस्य मिलकर के 10 सदस्य अगर 10 सदस्य मिलकर के अगर 10 सदस्य मिलकर के रन बनाते हैं कितने, 140, तो आप मुझे ये बताओ कि इसका औसत कितना होगा। तो 140 और बट्टा में 10, यानी इसका औसत कितना होगा, 14 होगा, और ये 14 ही हमारा राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ें। ये क्या कहता है, 7 है, 5 है, 13 है, x है, 9 है, इसका औसत 90 है। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि ये है कितने। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो इनका औसत माफ कीजिएगा 10 है ना, तो 1 2 3 4 5, बेटा 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितना है, 5 संख्याओं का औसत है। और मेरी बात को समझने की आप बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करना। 5 संख्याओं का औसत जो है ना, वो देखो 10 है, इसका मतलब पाँचों संख्याओं को जब जोड़ोगे तो टोटल 50 आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल कितना आएगा, तो हमने कहा सर टोटल 50 आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसने क्या कहा, x का मान बताओ। भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 7 है, 5 है, 13 है, x है, 9 है, इनको जब सबको जोड़ते हो ना, तो मेरे प्यारे भाइयों टोटल 50 आना चाहिए। इनको सबको जोड़ते हो तो टोटल कितना आना चाहिए, 50, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। जब पाँचों संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल तो 50 हो ही गया। अब आप ये देखो कि इनका मान कितना है, 7 और 13 20 हो गए, 7 और 13 कितने हो गए, 20, 9 और 5 14 हो गए, तो 34 हो गए। कितने हो गए, 34। भाई जो संख्या लिखी हुई है ना, उनका टोटल 34 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 में से, जरा ध्यान से समझना, 50 में से 34 तो यही है। अगर 50 में से 34 ये है, तो पीछे बच गया वो 16 है, और 16 का मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कोशिश करनी है। आप आगे चलते रहिएगा मस्त तरीके से, और मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी 1 अंक वाली, 2 अंक वाली तथा 3 अंक वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे बावड़ों, ये देखो सभी 1 अंक वाली कौन सी होती हैं, 1 2 3 और 9 तक। 2 अंक वाली कौन सी होती है, 10 11 12 और 99 तक। 3 अंक वाली कौन होती है, 100 101 102 और 999 तक। इन सभी संख्याओं का औसत चाहिए। जितनी संख्याएं तुम्हारे सामने लिखी है ना, इन सब का टोटल मिलाकर के कुल औसत चाहिए। जब इनका सब टोटल मिलाकर के औसत चाहिए हम लोगों को, तो हम औसत कैसे निकालेंगे। प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 999 है, और भाग दे देंगे 2 का। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई लोगों,
प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा 2 होंगी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जिन संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोच के देखो, क्या 1 से लेकर के 999 तक आने वाली संख्याओं में हम लोग राशियों का योग कर पाएंगे क्या? इस राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कर पाएंगे क्या? इतना नहीं कर पाएंगे ना। तो सीधी बात है ना, प्रथम संख्या 1, अंतिम 99, 999 एक 1000 हो गया, और 1000 में भाग देंगे हम लोग 2 का, और 1000 में 2 का भाग देंगे ना, तो हमारे सामने आएगा 500, और ये हमारा 500 है, ये हमारा राइट आंसर है। आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है शानदार तरीके से, और आप लोग कोशिश करते रहिएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनो। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा ना, और मुझे पता है आप लोग आराम से बता सकते हो। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं। भाई पूरे सप्ताह में औसतन 75 फल आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना, एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं। अब सप्ताह में दिन होते हैं 7 दिन में डेली 75 एवरेज से चढ़ाए जाते हैं। 7 दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं, यानी डेली के 75 फल चढ़ाए जाते हैं। औसतन ये हो गया बेटा टोटल 525। देखो 7 गुणा 5 35 का 5 आज से लग गई 3, है ना। 7 गुणा 5 35 आज से लग गई 3, और 7 गुणा 7 49, 50 51 52, ये हो गया। चलो ठीक है। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन में औसतन 72 फल चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार को छोड़ दो तो शेष 6 दिन बच गए, इनमें औसतन 72 फल चढ़ाए जाते हैं। तो 6 गुणा 72 करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा 432। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, 7 दिनों के फलों को जोड़ोगे कि 7 दिन में टोटल कितने फल चढ़ाए गए, तो 7 दिनों के फलों को जोड़ोगे ना, तब तो आएगा 525, और 6 दिन के फलों को जोड़ोगे, केवल 6 दिन के फलों को जोड़ोगे, तब आएगा 432। 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो बेटा 3 बच गए, और अब 12 में से 3 गए तो 9 बच गए। इसका मतलब इस दिन कितने फल चढ़ाए गए? 93 फल चढ़ाए गए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनका आप सॉल्यूशन करते रहा करो। और हाँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। और ये कक्षा कब तक चलेगी तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चलेगी। अब सिलेबस ख़त्म कब होगा ये हम देखेंगे, देखिए कब तक ख़त्म होता है ना। अभी तक तो ज़्यादा कुछ हमने पढ़ाई नहीं है। चलो हम आगे बात करते हैं। 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना। याद रखना, जिन संख्याओं में स्वयं तथा एक का पूरा भाग जाए, एक का पूरा भाग जाए तथा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। ये लो, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। मेरी बात को समझो, जिन संख्याओं में स्वयं और एक का भाग जाए, इसके अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाए। और अपन को क्या पूछा? 19 से पहले की संख्या पूछी, 19 से छोटी संख्या पूछी। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हो गई। ये 19 से छोटी हो गई। आप सोच के देखो, इनमें से कोई भी संख्या केवल खुद की टेबल में आती है, खुद की टेबल के अलावा कहीं नहीं आती। कोई भी संख्या खुद की टेबल के अलावा कहीं पर नहीं आती। राशियों का योग और बट्टा में राशियों की संख्या, राशियों का योग निकालोगे तो बेटा जी आएगा 58, और 58 में भाग देना है 7 का, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों कितना? 8 बार तो चला जाएगा। 8 7 56, 8 बार चला जाएगा। देखो
7 का भाग 8 बार चला जाता है 56 में, और इसलिए 8 आ गया। 7 का भाग 11 बार जाता है 77 में, जो जा नहीं सकता। 7 का भाग 5 बार जाता है 35 में, और 7 का भाग 9 बार जाता है 63 में। 8.28 जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया है। और आप लोग ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखना। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, और याद रखना 26 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं 6 होती हैं, और 51 से लेकर के 75 तक ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो 6 होती हैं, और 76 से लेकर के 100 तक ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये 4 होती हैं, और टोटल ये 25 होती हैं। इतना ध्यान रखना। और जो भी थ्योरी की हमारी कक्षाएं हैं उनमें मैंने सब चीज़ें बता रखी हैं। ये क्या बोला, 7 के पहले 30 गुणजों का औसत कितना होगा। अरे बावड़ो, 7 के पहले 30 गुणज का औसत पूछा है आप लोगों से। तो देखो मैंने क्या कहा था कि समांतर संख्याएं होती हैं। अब गुणज भी तो समांतर संख्या है। 7 की टेबल बोलनी है, 7 की टेबल 70 तक नहीं बोलनी है, 7 की टेबल 210 तक बोलनी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ऐसे करते करते 7 गुना 30 तक बोलनी है। ठीक है, तो प्रथम संख्या तो ये हो गई, और अंतिम संख्या ये हो गई, और बट्टा में आ जाएगा 2। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 गुना 3 21, 210 हो जाएगा, और बट्टा में 2 होगा। टोटल 217 होगा, और बट्टा में 2 होगा। और 200 का आधा होता है 100, और 16 का आधा आता है 8, पर ये तो 17 है तो 8.5, 100 और 8.5 तो 108.5 हो जाएगा। और 108.5 हो जाएगा ना, यह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, शानदार ऑप्शन हो जाएगा। कोशिश आप लोग करते रहो, लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहो। मैं तो चला हमारे भाइयों अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, 4 संख्याओं का औसत 9 है। तुम तो सीधा सा एक तरीका समझ लो, 4 संख्याओं का औसत 9 है, 9 गुणा 4 36 होता है। बस इतना ही काम कर लो। 4 संख्याओं का औसत 9 है, 9 गुणा 4 36, बात खत्म, मामला सेट। और एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए, एक और संख्या शामिल करनी है तो 4 की जगह 5 हो जाएगा। एक और संख्या शामिल करनी है तो 4 की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वो संख्या कौन होगी, 14 होगी। तो 14 जैसे ही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 36 में 14 जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 का 0 हासिल आ गई 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये लो। अब 5 संख्याओं का टोटल 50 आ गया। अब मेरी बात को समझो भाई, मैं जो कह रहा हूँ, पहले 36 था, जब 4 संख्याएं थी ना तब टोटल 36 था, और जैसे ही 5 संख्याएं हुई, जैसे ही 5वीं संख्या हमने जोड़ी, जैसे ही 5 संख्याएं हुई तो 14 प्लस कर दिया, और 36 में 14 जोड़ते ही 50 हो गया। अब टोटल 50 आ गया है। टोटल कितना आ गया है, 50, और टोटल 50 आ गया। और ये टोटल 50 कितनी संख्याओं का है, ये टोटल 50 बेटा 5 संख्याओं का है, और 5 संख्याओं का टोटल 50 है। इस वजह से जो एवरेज आएगा वो 10 आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन था, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला, ध्यान से समझना। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, अभी अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है ना, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। बस कोई नया व्यक्ति शामिल करना है, तो नया व्यक्ति शामिल करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या पूजा पाठ करवानी पड़ती है, वो सब बातें हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो देखो टाइप नंबर 19 तक पहुँच गए। बाबू भैया अभी टाइप बहुत है, अभी बहुत टाइप अपने बच रहे हैं ना। तो सुनो मेरी बात, क्या कहता है, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, और जब उसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? आप मेरे को एक बात बताओ रे, मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊं कि आप मेरे को एक बात बताओ, मेरी बात को समझो। 36 बालक हैं, और 36 लोगों की, जो 36 छात्र हैं उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो हमने क्या कहा, 36 गुणा 14, 36 बालक हैं, औसत आयु 14 वर्ष है, तो 36 गुणा 14, और 36 गुणा 14 होता है बेटा 504। कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है? जब इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, अब ये बात आप खुद भी जानते हो कि जब शिक्षक को शामिल करना है
तो 36 की जगह बेटा 37 हो जाएगा। 36 की जगह कितना हो जाएगा? 37। जैसे ही शिक्षक को शामिल करोगे एक इंसान बढ़ जाएगा और औसत है वो भी एक बढ़ जाता है। 14 की जगह औसत कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 गुणा 7 गुणा 75, ये देखो हो जाएगा बेटा 555 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि जब हमारी कक्षा में टोटल 36 लोग थे, जब हमारी कक्षा में टोटल 36 लोग थे तब टोटल 504 आता था, और जैसे ही 37 लोग हो गए 555 हो गया। इधर से जो 1% बढ़ा है, इधर से जो एक इंसान बढ़ा है, उस एक इंसान के बढ़ने के कारण, इधर से जैसे ही एक इंसान बढ़ा है ना, उस एक इंसान के बढ़ने के कारण यहाँ पर 51 की वृद्धि हुई है, और जो 51 की वृद्धि हुई है वही तो हमारा राइट आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। ये क्या बताता है? एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन था, इस तरह से उसने औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। बताइए 12वीं के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? अरे मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझना है। एक इंसान है और वो 12वीं पारी खेलता है। कौन सी पारी खेलता है? 12वीं पारी खेलता है, और 12वीं पारी खेलता है तो उसका स्कोर 120 रन है। जब वो अपने मैच की 12वीं पारी खेलने आया ना, तब उसका टोटल कितना था? 120 था। कब था? जब 12वीं पारी खेलने आया तब था। अब देखो इस तरह से उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। अगर वो 12 पारियों में 5-5 रन बढ़ाएगा तो टोटल 60 रन बढ़ा लेगा। ये लो, अरे औसत में 5 की वृद्धि हुई है। आप ध्यान से समझो, मैंने थ्योरी वाली कक्षा में बताया था, जो परिवर्तन औसत में होता है ना, वही परिवर्तन सभी संख्याओं में होता है। बताया था मैंने आपको। 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, तो इस तरह से उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। अरे 12 पारियों में 5-5 रनों की वृद्धि हो गई, और 12 पारियों में 5-5 रनों की वृद्धि होती है तो टोटल 60 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 120 में से 60 रन तो औसत बढ़ाने में खर्च हो गए। ये वाले 60 रन तो औसत, ये तो औसत बढ़ाया है ना। 12 पारियों में 5-5 रन बढ़ाए तो 60 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए, पीछे बचे 60। बेटा ये जो पीछे 60 बच गया ना, ये इनका पुराना औसत है। ये इनका क्या है? पुराना औसत है। अब आप जरा ध्यान से समझो, अगर ये पुराना औसत है तो इसने क्या बोला? 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या होगा? 12वीं के बाद का पूछा है। अरे ये तो पुराने वाला है। 12वीं के बाद का 60 में 5 जोड़ोगे तो 65 आएगा। क्यों जोड़ा? क्योंकि इसने बोला वृद्धि हुई है 5 की। ये हो गया 65, और सी ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। आप कोशिश करते रहो, लाइक और शेयर करते रहो, कहीं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना। और जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब के सब प्रश्न मैं आपको करवा ही रहा हूँ। देखो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। बेटा एक बात बताओ, 5 साल पहले 9-9 साल के थे। मेरी बात को समझना, 4 लड़के हैं और सब के सब 9-9 साल के हैं। कब की बातें हैं? 5 साल पहले की। जब आपको कोई बोल रहा है कि 5 साल पहले सब 9-9 साल के थे, अगर 5 साल पहले सब 9-9 साल के थे तो आज वर्तमान में 5 साल पहले 9-9 साल के थे ना, तो याद रखना आज वर्तमान में कितने साल के हैं? 9, और 9 + 5 = 14। आज वर्तमान में सब लोग 14-14 साल के हैं, ये आपको याद रखना। अगर सब लोग 14-14 साल के हैं तो पाँचों लोग 14 × 5 70 साल के हो गए। पाँचों लोगों का टोटल 70 साल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मेरी बात को सुनो भाई ध्यान से। यहाँ एक चीज़ और है, उसमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। भाई साहब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक लड़का और शामिल हो गया। अच्छा पहले 14 × 5 साल पहले लड़के तो 4 ही थे भाई, ये 14 × 4 56 हो गया। ये लो 56,
4 लड़के ही तो थे, 4 ही लड़के थे, ठीक है ना। हाँ 56 हो गया। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, एक नए लड़के के शामिल होने से, चलो नया लड़का शामिल हो गया, 4 की जगह 5 हो गए। पहले 4 लड़के थे, जैसे ही नया लड़का शामिल हुआ 4 की जगह कितना हो गया, तो हमने कहा सर 4 की जगह 5 हो गया। और जो औसत आयु 14 वर्ष हुआ करती थी, है ना, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से नया लड़का 4 की जगह 5 हो गया, ठीक है। और उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, और पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, तो टोटल 75 हो गया। ये बोलो क्लियर है। अब मेरी बात को बताओ कि 5 साल पहले 9-9 साल के थे, 5 साल पहले 9-9 साल के थे, तो प्रेजेंट टाइम में सब के सब लोग 9 और 5 14-14 साल के हो गए। 14-14 साल के कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। 14-14 साल के 4 लोग हो गए तो 56 साल हो गए। उसके बाद में क्या कहा, एक नए लड़के को शामिल कर लिया, नए लड़के को शामिल किया तो 4 की जगह 5 लोग हो गए, है ना। और शामिल कर लिया तो वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, तो 15 गुणा 5 75 हो गया। 56 से बढ़ करके 75 हुआ। खुद सोच के देखो एक बार, जब 4 लोग थे तब 56 था, 5 होते ही 75 हो गया। ये जो एक इंसान बढ़ा है, एक व्यक्ति बढ़ा है, उस एक व्यक्ति के बढ़ने से 19 साल बढ़ गए हैं, और ये 19 ही हमारा राइट आंसर है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत शानदार बात थी। अब मेरी बात को सुनो, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार वह अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। अरे सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी इसके मामले में। हमने थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हल किया था। क्या क्वेश्चन था हमारा, कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। अगर 15 पारियों में 3-3 रन बढ़ेंगे तो 15 गुणा 3 45। बेटा ये 45 रन तो केवल बढ़ने के काम आ गए। 45 रन है ना, ये तो केवल बढ़ाने के काम आए हैं, इतना आपको याद रखना है भाई। 45 रन बढ़ाने के काम आ गए, किस में से आ गए, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि 15वीं पारी में 58 रन बनाए, इस प्रकार उसने अपने औसत में 3 की वृद्धि कर ली। आप सोचो 15 पारियों में वो इंसान 15 पारियों में 3-3 रन बढ़ाता है, तो 45 रन तो बढ़ाने में काम आ गए। उसने जो 58 रन बनाए थे ना, 58 में से 45 रन तो बढ़ाने में काम आ गए बेटा। 58 में से 45 तो बढ़ाने में काम आ गए। 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, और 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। ये 13 रन जो है ना, ये 13 रन है, ये ध्यान रख लेना, ये आपका पुराना औसत है। ये जो 13 रन है ये आपका कौन सा औसत है, तो आपका पुराना औसत है। अब इसने क्या कहा, 15वीं पारी के बाद, तो मेरी बात को सुनो, इसने 15वीं पारी खेली है। अगर 15वीं पारी से पहले का पूछता है और 15वीं पारी के बाद का पूछता है, अगर 15वीं पारी के पहले का पूछता है तो जो पुराना औसत आ गया वो 13 ही रहेगा। अगर 15वीं पारी से पहले का पूछता है ना, तब तो ये पुराना औसत 13 रहेगा। और 15वीं पारी के बाद का पूछता है ना, तो 13 है। और आपको पता है पहली लाइन में लिखा हुआ है 3 की वृद्धि कर लेता है, तो 13 गुणा 13 प्लस 3 हो जाएगा 16। तो पुराना औसत 13 है, नया औसत 16 है। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पहले भी करा था और अब भी हम लोगों ने प्रश्न कर लिया है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोलता है, समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए। अभी तो क्या था, समूह में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ 15वीं पारी आ गई है ना, जैसे यहाँ एक नया लड़का आ गया है ना, जैसे यहाँ 12वीं पारी आ गई। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है
कि कोई आदमी निकल जाता है ना, कोई आदमी ऐसा होता है जिसको हम लोग धक्को देने बारे काट देवा, तो वो धक्को देने बारे काटने वाली बात अब आपके सामने है, जरा ध्यान से समझो। 5 संख्याओं का औसत 27 है। आपको सीधा सा एक तरीका याद रखना, 5 गुणा 27, ठीक है। और जैसे ही 5 गुणा 27 करोगे तो आपको पता है 7 गुणा 5 35 हो जाएगा, हासिल 3, 5 गुणा 2 10 और 3 13, 135। ये हमने पहली लाइन पढ़ी और हमने पहली लाइन का काम तमाम कर दिया। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 गुणा 27 यानी 135 हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो बेटा अब संख्या केवल 4 बचेगी। पहले संख्या 5 थी, अब संख्या 4 बचेगी। तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत में 2 की कमी आने का मतलब 25 में से दोगे तो 50, ये सॉरी 27 में से दोगे तो 25। आप ध्यान से समझना, औसत में 2 की कमी आ गई। पहले औसत कितना था? 27, और अब औसत कितना है? 25। आपको लग भी रहा है कि 2 की कमी आई है। 25 गुणा 4 हो गया 100। इधर जो एक संख्या हम लोगों ने निकाली है, इधर जो एक संख्या हम लोगों ने कम की है, इधर आपको पता है कि टोटल कितने कम हो गए? 35 की कमी हो गई। तो बेटा वो संख्या कौन सी थी? 35 थी। सेकंड ऑप्शन अपना जो रहेगा ना वो 35 रहेगा। और अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, तो ज़रा ध्यान से समझो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है ये तो समझ में आ ही गया ना। आगे क्या कहता है? 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो हमने कहा बच्चों 50 गुणा 38 बराबर 1900। ये 50 गुणा 38 बराबर कितना हो गया? 1900 हो गया। इतनी 2 संख्याएं, अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए। अब आप भी जानते हो कि अगर मान लो 45 को और 55 को हटाएंगे तो 45 और 55 हटाने का मतलब है 100 हटाना। 45 और 55 दोनों को हटाने का मतलब है 100 हटाना। तो यहाँ पर देखना 1900 में से 100 जाएंगे तो 1800 बचेंगे, और वो 1800 भी किसका बचेगा? तो ये बचेगा 48 संख्याओं का। इसका बचेगा 48 संख्याओं का, टोटल 1800 बचेगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा 48 संख्याओं का बचेगा? तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि मेरे भाई लोगों 2 संख्याएं तो हम हटा ही दी ना, 45 और 55 हटा दिया। 45 और 55 का टोटल 100 होता है, तो टोटल में से तो 100 कम हो गया। पहले टोटल 1900 हो रहा था ना, अब टोटल 1800 ही है। 50 गुणा 38 था ना, तो 50 में से 2 संख्याएं चली गई। कौन कौन सी? ये 2 संख्याएं, तो 48 संख्याएं बच गई। अब आपको पूछा है शेष संख्याओं का औसत है, तो 1800 में भाग देना है 48 का। 6 का भाग 300 बार जाएगा, 6 का भाग 8 बार जाएगा, और छोटा करो। 150 में 4 का भाग और छोटा करो, 75 में 2 का भाग और छोटा करो, 37.5, 37.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम लोग चल पड़े हैं बाबू भैया हमारे अगले क्वेश्चन में। और हमारा अगला क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, आपका कोई भी भाई कोई भी साथी रीट मेंस की तैयारी करना चाहता है, तो रीट मेंस की तैयारी के लिए आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और नया बैच जो स्टार्ट होगा वो 24 सितंबर 2025 को होगा, प्रातः 10 बजे से होगा। ये बैच ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी स्टार्ट हो रहा है। फीस मात्र 10,000 रुपये रहेगी जो ऑफलाइन आकर के पढ़ेगा, और ऑनलाइन जो लेंगे लाइव फ्रॉम क्लासरूम उसकी फ़ीस मात्र 999 रुपये रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अंतिम बैच है जिसमें हम ये कमिटमेंट करते हैं आपसे कि समय पर कोर्स पूरा हो जाएगा, और आज तक होता आया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है, जब एक आदमी के स्थान पर कोई नया आदमी आ जाए, मतलब पहले क्या था, आदमी आ जाए दूसरा आदमी चला जाए, अब क्या होता है, एक आदमी के स्थान पर दूसरा, मतलब पहले वाले को निकालना दूसरे वाले को लाना, ये अलग पर्सन है। तो ज़रा ध्यान से समझो,
किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी है? अरे बावड़ो, ये तो मेरी बात को सुनो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, आप ध्यान से समझना। जिस आदमी की मृत्यु हुई है वो 55 वर्ष का है, जिस आदमी की मृत्यु हुई है ना वो कितने वर्ष का है? 55 वर्ष का है। इसके स्थान पर कोई नया आया है ना, वो 39 वर्ष का है। जिस आदमी की मृत्यु हुई वो 55 वर्ष का है और जो नया आया है वो 39 वर्ष का है। तो सीधी बात है, कमी हो गई। कितने की कमी हुई? 16 की कमी हुई। अब मेरी बात को समझो, जब टोटल के अंदर कमी होती है ना तो वो औसत में भी कमी होती है। जब टोटल योग में कमी होती है तो औसत में कमी होती है। टोटल योग में 16 की कमी हुई है और टोटल संख्याएं 8 हैं, तो 16 में 8 का भाग देंगे 2, तो टोटल में 2 औसत में 2 की कमी आ जाएगी। बताओ पहले औसत कितना था? 40 था। अब देखो वजन में 16 की कमी आई, औसत में 2 की कमी आई, 40 में से 2 गए तो नया औसत जो बचा ना वो 38 बच गया और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया है। चलो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था हमारा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन में चले। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है? भाई मुझे एक बात बताओ, जो नया आया है ना वो 25 साल का है। नया आया है वो कितने साल का है? 25 साल का है। ठीक है, 10 अध्यापक हैं, मेरी बात को समझना, और 10 अध्यापकों में 3-3 वर्ष की कमी आ जाती है। अगर 10 अध्यापकों में 3-3 वर्ष की कमी आती है तो उस एक इंसान की वजह से 30 वर्ष की कमी आएगी। आप समझ रहे हो ना इस बात को? 10 अध्यापक है टोटल और 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त हो जाता है, तो 10 लोगों में 3-3 साल कम करो। 10 लोगों में जब 3-3 साल कम करोगे तो टोटल जो कमी आएगी वो 30 साल की आ जाएगी। अब 10 लोगों में, फिर से समझना, 10 लोगों में 3-3 की कमी आई तो टोटल 30 की कमी आ गई। अरे बावड़ों, वो जो 30 की कमी आई है ना वो किसकी वजह से आई? वो जो 30 की कमी आई है वो 30 की कमी केवल एक इंसान के जाने और उसके स्थान पर दूसरे के आने से हुई है। जो आया है वो 25 का है और जो पहले था ना वो 30 और 25 55 का था। जो पहले था वो 55 का था। तभी तो मुझे एक बात बताओ, पहले वाला 55 का था, 10 गुणा 3 30, 55 में से 30 कम किया तो नया वाला 25 का हो गया। बोलो कितने कितने इजी प्रश्न है। और मैं तो कह रहा हूँ इतने इजी प्रश्न हैं, उसके बाद भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है तो भाई साहब ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, अब की बार अकेला व्यक्ति शामिल नहीं होगा, समूह में बहुत सारे व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। हम टाइप नंबर 22 में आ चुके हैं और टाइप नंबर 22 क्या कहता है? 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर, शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर, पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी? भाई साहब ये तो आपको पता है केवल जोड़ बाकी वाला क्वेश्चन है, और केवल जोड़ बाकी का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करोगे आप लोग, मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई, बेटा 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है। 30 लड़के हैं और 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, तो 30 गुणा 160 हो गया। और प्लस में शेष लड़के, तो बेटा 50 में से अभी तक 30 ही तो गिने हैं, शेष लड़के 20 और बच गए, तो शेष लड़के कितने बच गए? 20। और इन 20 की औसत लंबाई कितनी है? 165 है। ये राशियों का योग हो गया, बट्टा में राशियों की संख्या आ जाएगी। इतना ही तो काम आपको करना है। अब मेरी बात को सुनो भाई, ये क्या कहता है? देखो 16 गुणा 3 4800 होता है और 165 का डबल कितना होता है? जब 16 गुणा 3 4800 हो गया और इसका डबल होता है देखो 330 और ये 3300 हो गया और बट्टा में भाग जाएगा किसका? 50 का। इसको सबको जोड़ोगे तो 8100 हो जाएगा, भाग जाएगा 50 का, ये तो कट गया। 810 में 5 का भाग देंगे 162 आएगा और 162 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
बस जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहना, और जोड़ बाकी गुणा भाग करने में आपको कभी भी मुश्किलें नहीं रखनी है ना। केवल जोड़ बाकी का काम है, इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाइयाँ करते रहना, शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से। और देखो मैं अगले क्वेश्चन को और पढ़ूँ ना। 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु कितनी है? अरे ये तो बहुत आसान है, इसका उत्तर तो शायद 12.7 आएगा। कैसे? 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और प्लस में 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, और बट्टा में 6 तो लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं। 11 और 6 17 हो जाएंगे, आपको टेंशन लेनी नहीं है। ये ना 14 गुणा 6 84 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, बट्टा में 17 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और 13 और 8 21 हो जाएगा। 216 में भाग देना है अपन को 17 का, और जैसे ही देंगे तो 12.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12.7 आएगा ये, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। तुम एक चीज़ और बताता हूँ, गलती करने का जो चांस है ना वो केवल और केवल कहाँ पर है? कैलकुलेशन में है। और याद रखना भाई, मैं फिर कह देता हूँ, हमारे टोटल आएंगे 15 प्रश्न, और हर प्रश्न आएगा 1.66 का, और 15 गुणा 1.66 करेंगे ना तो हमारे जो सिलेबस है वो टोटल 25 अंकों का है। और याद रखिएगा, हम लोग इस किताब का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज 10 तारीख आपकी हो चुकी है। आपके पास 7 दिन का समय और है। इस 7 दिन के समय को भी अपन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। अब की बार हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है कि समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं, क्या हैं, कैसे हैं। टाइप नंबर हम आ गए हैं 23 में, हमें 23 में आ गए, और हमें लगभग 80 तक पहुंचना है। अभी हमें टाइम लगेगा जी, है ना? अभी तो टाइम लगेगा, टाइम अभी तो बहुत टाइम भी हो गया जी, क्लास को स्टार्ट हुए लगभग 3 घंटे हो गए जी, टाइम लगेगा। हाँ, देखो क्या कहता है, 2 कक्षाएं एम तथा एन के औसत अंक क्रम से 25 और 40 हैं, और प्राप्त समग्र औसत 30 है। एम और एन का अनुपात क्या है? भाई आप सुनो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को एम का अलग से बताया कि 25 है, बाद में एन का अलग से बताया कि 40 है। पहले एम का अलग से बताया, एम का अलग से बताया कि 25 है, दोबारा एन का अलग से बताया कि 40 है। क्लियर है बात? और बाद में समग्र औसत सबका एक साथ मिला करके बताया कि 30 है। तो जब अलग अलग बता के एक साथ बताते हैं ना, पहले दोनों को अलग अलग बताएंगे। मेरी बात को समझना आप, पहले दोनों को कैसे बताएंगे? तो पहले दोनों को अलग अलग बताएंगे, और बाद में दोनों को क्या करेंगे? एक साथ बता देंगे। जब पहले दोनों को अलग अलग बताएंगे, बाद में दोनों को एक साथ बताएंगे, तो ये वाला जो आपका तरीका होता है ना, इस वाले तरीके को हम लोग बोलते हैं मिश्रण का तरीका, एलिगेशन का तरीका। और ये एलिगेशन क्या कहता है हमें? एक साइड में एम लिखेंगे, एक साइड में एन लिखेंगे। एम की वैल्यू हम 25 लिखेंगे, एन की वैल्यू हम 40 लिखेंगे, और समग्र औसत की बात करेंगे तो समग्र औसत 30 होगा। और ये देखो हम लोगों ने 30 लिखा, 25 और 30 का अंतर बाबू भैया 5 का होता है, 40 और 30 का जो अंतर होता है वो 10 का होता है। और आंसर आ गया बेटा 2:1, यह आ गया 2:1। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, छोटी सी बात और क्या है कि ये जो 25 है और ये जो 40 है और जो समग्र है एक साथ मिला हुआ है, ये समग्र एक संख्या से तो बड़ा होता है और एक संख्या से छोटा होता है। ना कभी दोनों संख्याओं से बड़ा होता है, ना कभी दोनों संख्याओं से छोटा होता है। बीच का मान होता है एक से बड़ा है एक से छोटा। ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, कतई शानदार बात कही आपने। एक विद्यालय में परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है, तो हमने पहले कह दिया BOY, बॉय का औसत अंक 71 है।
और GIRL गर्ल्स का जो औसत अंक है वो 73 है। तो ये आ गया बेटा जी 73। चलो ये भी ठीक है ना। और परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक है वो 71.8 है। तो सबका एक साथ दे दिया, वो समग्र वाला आ गया वापस, ये 71.8 आ गया। आप जरा ध्यान से समझो, ये 71.8 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग बताया, लड़कों का लड़कियों का अलग अलग बताया, बाद में दोनों का मिक्सअप बताया। 71 और 71.8 का जो डिफरेंस होता है ना वो 0.8 का होता है। 73 और 71.8 का जो डिफरेंस होता है ना वो मेरे प्यारे भाइयों 71.8 और 73 का ये होता है कितना, तो हमने कहा सर 71 से ये 72 बन जाएगा, 73 बन जाएगा, 1.2 हो गया। पॉइंट से पॉइंट हमने उड़ा दिया, ये आ गया बेटा 12:8, 4 का भाग 3 बार और 4 का भाग 2 बार, 3:2, ये हमारा राइट आंसर है। ये पहला ऑप्शन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात, शानदार बात, जबरदस्त बात। अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं तो कहूँ भाई जी मेरी बात सुनो, ये बोलता है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, 7 तकनीशियनों का वेतन 12,000 है और शेष का औसत वेतन 6,000 है। कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि कारखाने में टोटल कितने कर्मचारी हैं। ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझो। ये क्या कहता है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या कहता है, किसी कारखाने के सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8,000 है। तो हम मान लेते हैं कि सभी श्रमिक कितने हैं। देखो इसमें जहाँ तक मुझे पता है बेटा, यहाँ ऑप्शन में 14 नहीं, ऑप्शन में 21 आना चाहिए। ऑप्शन में कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मैं इसको ऑप्शन से कर रहा हूँ, ऑप्शन से करूँगा तो बहुत आसान होगा, ठीक है। बेसिक से कैसे करते हैं वो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ आपको, हमारी थ्योरी वाली कक्षा में भी, और हमारी जो बुक वाली जो ये वाला बुक वाला सोल्यूशन था ना उसमें भी कर चुके हैं। ये टोटल 21 है ना, टोटल कितना है, 21 है। एक बार 21 मान लो, है ना। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, 21 गुणा 8, 8 16, 1,68,000 हो गया। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 7 तकनीशियन है तो बेटा 7 तकनीशियन है तो 12,000 इनका आ गया। और देखो 7 तकनीशियनों का, तकनीशियन वही होते हैं जिसको तुम टेक्निकल पर्सन बोलते हो, है ना, टेक्नीशियन बोलते हो ना, वही तकनीशियन होता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये 7 थे, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000, शेष कितने बच गए, 21 में से 7 इधर आ गए तो इधर 14 बच गए ना, इनका औसत वेतन 6,000 है। अब मेरी बात को समझो भाई, 12 गुणा 7 84,000 हो गया, और 14 गुणा 6 भी तो 84,000 होता है, ये हो गया। इनको जोड़ा तो 1,68,000 हो गया, और हम भी तो ये कह रहे हैं 1,68,000 होगा। ये अपना एक तरीका था जिसको हमने ऑप्शन से किया है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करते हो, अगर आप बेसिक करते हो, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो बड़ी रखनी पड़ेगी, इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगले क्वेश्चन में चलें। जब बीच की कोई संख्या है वो ज्ञात करनी हो, हमारा टाइप नंबर 24 है, और मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि आज की हमारी ये कक्षा आपको कैसी लग रही है। जब कक्षा ख़त्म हो जाए तब, और जिस दिन परीक्षा देकर के वापस बाहर आओ तब मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कक्षा कैसी हुई और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपकी कक्षा कैसी हुई। ये आप एक बहुत प्यारी सी स्टोरी डालना, और अनिल कुमार यूडीआर है ना, याद रखना, और अनिल कुमार यूडीआर नाम से इंस्टा अकाउंट है, उसको टैग भी करना है, मुझे मेंशन भी करना है, मैं आपको वापस रीमेंशन कर दूंगा। पर जैसे ही आज शाम को कक्षा ख़त्म होती है तो आप सभी भाई कमेंट से मुझे बताना कि स्टोरी से मुझे बताना कि आज की कक्षा कैसी लगी तुम्हें, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ा। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है।
यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या कितनी है? अरे बावड़ भाई लोगों, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इसका तुम कैसे सॉल्यूशन करोगे। देखो 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का, तो पहली 3 ही लिखेंगे, का औसत 15 है। तो ये आ गया बेटा 15, 15 गुणा 3 यानी 45। ये 45 किसका किसका टोटल है? तो 45 ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, इन तीनों का टोटल कितना है? तो तीनों का टोटल 45 है। अंतिम 3 का औसत 16 है। ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, इनका औसत 16 है और 16 गुणा 3 होता है बेटा जी 48। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब एक काम करो जी, इसने क्या बोला? यदि अंतिम संख्या 19 है, एक काम करो घटा दो इनको, इधर माइनस लगाओ, इधर माइनस लगाओ, इधर माइनस लगाओ, इधर माइनस लगाओ, ये कटाकट हो गए और a माइनस डी बराबर 45 में से 48 गए तो माइनस का 3 बचा। बस इतना ही तो काम करना है। किताबों वाले तरीके आपको कभी नहीं लगाने हैं, किताबों वाले तरीके हैं वो आपको वास्तव में कंफ्यूज करेंगे। इसने बोला अंतिम संख्या 19 है, a माइनस 19 बराबर माइनस का 3, माइनस 19 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3, माइनस का तो 3 है और प्लस का 19 है, तो टोटल 16 बच गया। और टोटल 16 बच गया तो डी फॉर डाकू सर, ये अपना राइट आंसर आ गया। बोलो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कितना शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त। हम लोग आगे चल रहे हैं। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 है। 10वां प्रेक्षण कौन सा होगा? अरे बावड़ों, एक बात बताओ, 19 संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। 19 संख्याओं का औसत 24 है, बस इतना याद रखना। ये 19 प्रेक्षण मान लो, चाहे 19 संख्या मान लो, 19 प्रेक्षण या 19 संख्या, इनका औसत कितना है? 24 है। और 19 गुणा 24 होता है बेटा 456। ये अभी हम जैसा जैसा पढ़ रहे हैं ना, वैसा वैसा ही बात कर रहे हैं। अब इन्हीं 19 में से 10 का औसत 17 है, 10 का औसत 17 है तो हो गया 170। इन्हीं 19 में से अंतिम 10 का औसत 24 है, तो ये 10 का औसत हो गया 24, और 10 का औसत जैसे ही 24 निकालोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 240। ये हो गया 0 और 7 और 4 11 का 1 हासिल लग गई, 1 2 और 1 3 3 और 1 4, 410 हो गया। अब मेरी बात को सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना। 10 और 10 20 हो गया। जब तुम्हारे पास 20 संख्याएं हैं तब तो 410 है, और तुम्हारे पास 19 संख्याएं हैं तब 456 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? संख्या 19 है तो टोटल 456 है, और संख्या 20 है तो टोटल 410 है। अरे बावड़ो, संख्या 19 है, इधर संख्या 20 है। Every champion starts somewhere. 456 में से 410 घटाओ, 46 बचेगा, पर वो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि जब यहाँ पर 9 संख्याएं थी तब 456 था, 10 होते ही बढ़ना चाहिए, पर ये तो घट गया। भाई मेरे को बात समझो, 9 संख्याएं थी तब 456 था, संख्याएं जैसे ही बढ़ती औसत टोटल बढ़ना चाहिए था, पर तो घट गया। घट इसलिए गया क्योंकि वो संख्या माइनस में थी, इसलिए घट गया। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को आंसर देने हैं, शानदार तरीके से कोशिश आपको करते रहना है। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। 11 परिणामों का औसत 50 है, तुम्हें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। 11 गुणा 5, 11 गुणा 5 55 हो गया, और ये हो गया 550। ये कितने परिणामों का औसत है? 11 परिणामों का औसत है, और 11 परिणामों का औसत है 50 है, तो 11 गुणा 50 हो गया। ठीक है, चलो उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत, स्टार्टिंग के जो 6 परिणाम है ना, उनका औसत देखना है।
अब देखो 11 परिणामों का औसत 50 है, तो हमने बोला सर 11 गुणा 50 हो जाएगा। अब आगे बात करो, उनमें से पहले 6 परिणाम हैं, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, चलो ये भी मान गए, और लास्ट वाले 6 परिणामों का औसत 52 है, चलो ये भी मान गए। चलो यहाँ तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखते हो तो यहाँ ध्यान देना, 6 गुणा 9 54, 54 का 4 हाथ से लग गई 5, 6 गुणा 4 6 24, 25 26 27 28 29, ये 294 हो गया। 6 गुणा 2 12, हाथ से लग गई 1, 6 गुणा 5 30, 30 1 31, ये 4 और 2 हो गए बेटा जी 6, 9 और 1 10, 10 का 0 हो गया, हाथ से लग गई 1, 2 और 3 5 और 1 6, ये हो गया 606। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा कि जब संख्या 11 थी तब 550 था, और जैसे ही संख्या हो गई 12 तो 550 से बढ़ जाएगा। संख्या 11 थी तब तो 550 था, जैसे ही संख्या 12 हुई बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 550 से 606 हो गया, 56 की वृद्धि हो गई, और जैसे ही 56 की वृद्धि हुई, यही तो हमारा राइट आंसर हो गया ना। आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है। चलो अगली बात करते हैं, जब गलत संख्या या संख्याएं संगणित हो जाए, अरे मिस्टेक हो जाए बावड़ों, गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो मिस्टेक वाले प्रश्न आप लोग कैसे करोगे, जरा ध्यान से समझो। तो 100 प्रेक्षणों का औसत 40 परिकलित किया गया, मतलब याद रखना, परिकलित करने का मतलब है पढ़ा गया या ज्ञात किया गया या पता किया गया, जो भी है। औसत 40 था, औसत कितना था, 40 था। हमने राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जोड़ बाकी गुणा भागन, जो तुम्हारी मर्जी हो सब लगाया, तो हमें पता लगा कि औसत कितना आया, 40 आया। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 के बजाय 83 पढ़ा गया। एक प्रेक्षण ऐसा था जो 53 के बजाय क्या पढ़ा गया था, 83। भैया ये 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया। अब सुनो, 53 पढ़ना था, मेरी बात को सुनो, 53 पढ़ना था और गलती से 83 पढ़ लिया, बढ़ा के पढ़ लिया। कितना बढ़ा के पढ़ा, 30 बढ़ा के पढ़ा। अगर तुम किसी इंसान को पैसा देना है 53 रुपया, मैं तेरे को 53 रुपया देगा। अगर किसी को 53 रुपया देना है और हमने बाई मिस्टेक गलती से 83 रुपये दे दिए, 53 की जगह 83 दे दिए, 30 रुपया ज़्यादा दे दिया, 30 रुपया ज़्यादा दे दिया, तो वापस 30 रुपया कम करना पड़ेगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100। और याद रखना 30 बट्टा 100 यानी ये देखो 0.3 कम करना पड़ेगा, और 0.3 अगर कम करना है तो मेरे प्यारे भाइयों ये हो जाएगा 39.7, और 39.7 का मतलब हो गया सेकंड ऑप्शन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन में चले। 20 का औसत 85 था, परंतु बाद में पाया कि 97 को 79 पढ़ लिया। भाई 20 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था, 85 था, ठीक है। पढ़ना था 97, पढ़ लिया 79। देखो गलती यहाँ पर भी हुई, पढ़ना था 97, पढ़ लिया 79, 18 कम पढ़ा, हमें और पढ़ना पड़ेगा, 18 हमें और जोड़ना पड़ेगा, और बट्टारे मायने संख्या 20 है, और देखो काटा पीटी करो तो 9 बट्टा 10 यानी 0.9 हो गया, 85.9 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? आगे की बात करते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? भाई साहब ये वाला जो प्रश्न है ना, ये तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या वाला खतरनाक प्रश्न आया है। कैसे करना है? 40 टोटल हैं, उसमें कुछ तो गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। लड़कियां हैं वो 45% है, गर्ल्स 45% हैं, तो ये 55% है। अगर 45% का मान 18 आएगा और 55% का मान 22 आएगा, टोटल 40 हो ही गया, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तुम्हें तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी है। लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है
लड़कियों का प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। ये हो गया। राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या करना है, ये आप लोगों को करना है। ये आएगा बेटा 1984, टोटल करोगे तो 1984 और बट्टा में आ गया 40, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 49.6 आ जाएगा। ये लो, बस जोड़ बाकी में आपको ध्यान रखना है। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को अलग अलग किया, फिर लड़कियों का औसत निकाला और लड़कों का औसत निकाला। बस इतना सा काम करना था और हमने कुछ नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला वाला क्या कहता है, ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा सी का औसत 12 है, सी तथा ए का औसत 15 है, तो ए बी सी का औसत कितना होगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंद, ये क्या बोला, मेरी बात को सुनो। ए और बी का औसत 10 है, ए प्लस बी, ए का मान भी 10, बी का मान भी 10, टोटल हो गया 20। ए प्लस बी का मान हो गया बेटा टोटल 20। उसके बाद में बी तथा सी का औसत 12 है, तो बी प्लस सी 12 का डबल हो गया बेटा जी 24। सी तथा ए का औसत 15 है, ये 30 हो गया, तो सी तथा ए हो गया। चलो ये ठीक है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2 बार कौन कौन आ गया, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी हो गया। तो ये हो गया बेटा 30 और 20 50, 60 70 74 हो गया, ये 74 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 74 का आधा होगा। तो आपको पता ही है 74 का आधा कितना होता है, 2 का भाग 7 में देंगे, 3 बार 6 और 37 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 37 है। बोलो ठीक है। आगे देखो, अब इनका औसत निकालो। तो औसत निकालने का एक तरीका है बेटा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, हाँ अब सुनो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एबीसी का औसत, एबीसी का योग तो 37 है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो जाएगा और 37 बटा 3 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बुलाओ तो कॉल करो। अब सुनो मेरी बात, हम लोग चले हमारे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न में क्या कहता है, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री है, अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 है, तो सप्ताह के अंतिम दिन का। अरे वाह, ये तो हमसे बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया, तो हम लोग बता देंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 है, पूरे सप्ताह का। देखो 1 2 3 4 5, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 है। तो हम लोगों ने क्या कहा, पूरे सप्ताह का निकालना है ना, तो पूरे सप्ताह का निकालना है 23.5 और गुणा में 7। जैसे ही हमने 23.5 को गुणा 7 किया तो ये आ गया 164.5। ये देखो 23.5 गुणा 7 हो गई। अब क्या करना है, इसने बोला पहले 3 दिन का मान 23 है, 3 गुणा 23 का मतलब 69 है, ये पहले 3 दिन का मान आ गया। उसके बाद में अगले 3 दिन का मान 24 है, इन 3 दिन का मान 24 है, 24 गुणा 3 ये 72 आ गया। देखो 2 और 9 11, 2 और 9 11 का 1 हाथी लग गई 1, 6 7 13, 6 7 13 और 1 14, ये हो गया 141। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, 141 कितने दिनों का है। आप कहोगे सर ये तो 3 और 3 6 दिनों का ही है। ये कितने दिन का है, 7 दिन का है। अगर ये टेम्परेचर 6 दिन का है और ये टेम्परेचर 7 दिन का है, तो इस दिन का टेम्परेचर अभी भी बचा हुआ है। इन 3 का तुम्हें पता है, इन 3 का तुम्हें पता है, इसका नहीं पता है, पर हाँ सबका जरूर पता ये है। तो ये बचा कितना, 164.5 में से 141 घटाना है तो 0.5 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 14 में से 16 गए तो 2 बचेंगे और 23.5 बचेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़े हैं। अभी तक जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे सभी भाइयों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को शेयर नहीं करा।
चलो हमने मान लिया m है। कितनी संख्याओं का? 5। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? m हो गया। अगली 5 सम संख्याएं, अरे सुनो मेरी बात, सम संख्याएं कितनी सम संख्याएं? 5। एक बात बताओ, अगर तुम 5 सम संख्याओं की तरफ चलोगे तो टोटल तो 10 हो जाएगा ना। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम अगली 5 सम संख्याओं की तरफ जाओगे तो टोटल 10 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हर सम संख्या एक के बाद एक आती है। 5 सम संख्याओं का मतलब हो गया 10, और 10/2 यानी 5, m + 5 ये नया औसत हो जाएगा। और ये देखो नया औसत हो गया। आप कहोगे सर कैसे हुआ, मेरे को बताओ तो सही। देखो 4, 6, 8, औसत कितना है? 6 है। अब अगली 5 सम संख्याएं शामिल करनी है। 8 के बाद में 10, 12, 14, 16, 18, 5 सम संख्याएं शामिल कर ली। अब औसत बताओ क्या हुआ? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 संख्याएं इधर छोड़ो, 4 संख्याएं इधर छोड़ो। 10 और 12 के बीच में 11 होता है। बोलो 5 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इतना दिमाग का ही को लगाना। सम संख्या होती है तो 10, 5 सम संख्या का मतलब 10। अरे तुम शुरू वाली 5 सम संख्या गिनो तो तुम कैसे गिनोगे? 2, 4, 6, 8, 10, यही हुआ ना। विषम संख्या गिनोगे तो भी ऐसे ही गिनोगे। तो सम और विषम आए, 5 सम संख्याओं का मतलब टोटल 10, 10/2 है ना। ये करना पड़ेगा। आगे देखो, अब आता है वो टॉपिक आता है कौन सा? प्रतिशत। और मेरी बात को